वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा अवकल तथा समाकलन रूप में एम्पियर का नियम, एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म। ये ठीक आपको उसी प्रकार से पढ़ना है जैसा मैंने आपको बताया है कि जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हम लोग जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था उसी एनालॉजी का उपयोग करते हुए पढ़ेंगे। तो वहां पर आपके जो गाउस का नियम था तो उस गाउस के नियम के लिए भी हम लोगों ने उसके डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म को डिटेल में पढ़ा था। तो ठीक उसी प्रकार से भी एम्पियर्स लॉ के भी इन दोनों फॉर्म को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बहुत सिंपल है। गाउस के नियम के संदर्भ में जब आपने पढ़ा था तो वहां पर आपने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम काम में लेता, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यहां पर आप देखोगे स्टोक्स कर्ल थ्योरम को हम काम में लेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आगे पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। एम्पियर्स लॉ क्या है वो आपको अगर पता है तो ये तो सिंपल मैथमेटिकल पोर्शन है उस पार्ट का जो हम आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए एम्पियर्स लॉ क्या है ये तो आप अच्छे से जानते हो। एम्पियर्स लॉ को हमने किस प्रकार से परिभाषित किया था। एम्पियर्स लॉ के लिए हमने कहा था कि किसी भी बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके बराबर होता है, वो उस बंद पथ द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाली धाराओं के बीजगणित योग और जो म्यू है, अगर मैं किसी माध्यम की बात करता हूं तो म्यू और अगर निर्वात है तो म्यू नॉट, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा भी था। क्या लिखा था कि बी डॉट डीएल जो होता है वो आपका म्यू समीशन आई के बराबर होता है, ये हमने लिखा था। अब देखिए बेसिकली आपको पता है कि यहां पर एक क्षेत्रफल है, फिर हमने इस तरह से एक डायग्राम बना करके दिखाया था। ये क्षेत्रफल कैसे बना, ये मान लीजिए कोई क्षेत्रफल S है, ये कैसे बना, कोई एक पथ है जिसको आपने बंद किया है, बंद पथ द्वारा परिबद्ध है, और ये जो धारा है समेशन आई वो इसमें से गुजरने वाली धाराएं हैं। कुछ धाराएं आ रही है, कुछ जा रही है, रिजल्टेंट हम उस हिसाब से निकाल लेंगे। यहां पर हम एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिफाइन करेंगे, अभी मैं आगे लिखूंगा। एक शब्द यहां पर आपके काम में आएगा, धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व जिसको आप J से दर्शाते हो, कैपिटल J से। और धारा घनत्व बेसिकली क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, ये होता है धारा घनत्व। यानी मान लीजिए आपके पास कोई ds क्षेत्रफल है, ठीक है ना, तो उससे कितनी धारा गुजरेगी, तो I अपॉन ds, वो आपका हो जाएगा J। तो अगर टोटल धारा लिखनी हो मुझे मान लीजिए इस पूरे क्षेत्रफल से, तो वो कितनी हो जाएगी, इंटीग्रल J डॉट ds। J डॉट ds क्या हो जाएगा, टोटल धारा। क्यों, आप देखिए एक बार इसको, क्योंकि देखो J क्या है, J जो है आपका एकांक क्षेत्रफल, तो I अपॉन ds, तो I क्या हो जाएगा, J डॉट ds। ये भी आगे मैं सब लिखूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये J क्या शब्द है। तो J को आप समझ गए, J का मतलब हो गया धारा घनत्व। जो भी आपका क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल से जो धारा गुजर रही है, पूरा क्षेत्रफल तो S है, इसमें से जो भी धारा गुजर रही है वो तो आपकी क्या है, समेशन I। एकांक क्षेत्रफल से कितनी गुजरेगी, उसमें आप क्या कर दीजिए, जितना भी पार्ट है उसमें उस क्षेत्रफल का भाग दे दीजिए। अब पूरे क्षेत्रफल से कितनी गुजरेगी, तो मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो जैसे इंटीग्रेशन Z डॉट ds करूंगा तो वो मुझे क्या दे देगा, I कहो या समेशन I कहो, दोनों एक ही बात है। ये जो इंटीग्रेशन Z डॉट ds है वो क्या दे रहा है, इस संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा के मान या नेट धारा के मान को प्रदान कर रहा है। तो ये चीज भी हम यहां पर काम में लेने वाले हैं। तो अब एक एक स्टेप करके मैं इसको लिख देता हूं, और जैसे देखो आप ये चीज काम में लोगे तो एक नया रूप बन जाएगा। क्या बनेगा उसको आप देखिए एक बार, वो रूप ये बनेगा, बी डॉट डीएल तो आपके पास है ही, ये म्यू, और इस समेशन आई की जगह में क्या लिख दूंगा, एस जे डॉट डीएस। तो अब देखिए इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, तो ये जो और बना क्या है, ये आया कहां से मुझे बताओ, ये फॉर्म कहां से आई है, ये यहीं से तो आई है। और ये क्या है, एम्पियर्स लॉ, और इधर दोनों तरफ समाकलन है, तो इसी को हम क्या कह देंगे, एम्पियर के नियम का समाकलन रूप कह देंगे। बिल्कुल आसान है। अभी मैं आगे पूरा सिस्टमेटिक लिख देता हूं, आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो बता देता हूं। तो देखिए मैंने आगे लिखा है, एम्पियर के अनुसार, वापिस से एम्पियर नियम का आपको स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करने वाली धाराओं के बीजगणित योग तथा म्यू के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलो लिख देते हैं हम। तो इसके अनुसार आप क्या लिखोगे, ये लिखा मैंने बी डॉट डीएल, और ये किसके बराबर है, म्यू समेशन आई के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब वापिस हमें J को डिफाइन करना है, तो J को डिफाइन करने के लिए आप लिख दीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं, आप लिखिए, यदि बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल में
धारा घनत्व J हो तो सीधा लिख दीजिए आप, तो नेट धारा यानी टोटल करंट आपकी कितनी होगी, तो नेट धारा को आप कैसे लिखोगे, I, और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन जो भी आपका बंद पथ S है J डॉट ds। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया कि नहीं, आप देखिए आराम से, मैंने आपको पिछले बता दिया है कि J क्या है, वापिस से देख लीजिए। मान लीजिए कोई पूरा क्षेत्रफल S है, इसका कोई अल्पांश मान लीजिए आपने ds लिया, तो इसमें टोटल धारा कितनी होगी, मान लीजिए टोटल आपके पास I है, तो I J क्या हो जाएगा, J हो जाएगा इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, तो अपॉन आपने क्या कर दिया, ds कर दिया, अपॉन क्या कर दिया आपने, ds कर दिया, ये I अपॉन ds इस तरह से। अब इसी प्रकार से सभी छोटे छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या हो जाएगी, I अपॉन ds, उन सबको जोड़ दोगे तो आपके टोटल आ जाएगा J। तो फिर मुझे मान लीजिए टोटल I निकालनी, तो वो क्या हो जाएगा, J डॉट ds। बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको पता है। J डॉट ds का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इस पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली टोटल धारा आपको मिल जाएगी। तो I क्या हो गया, J डॉट ds, ठीक है। और ये I क्या है, ये I एक तरह से समेशन I है, क्योंकि समेशन I क्या है, उस पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा है। तो आप समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो, आप लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू इंटीग्रेशन J डॉट ds। और ये जो आपका फॉर्म निकल करके आया है B डॉट dl म्यू J डॉट ds, यही क्या है, इसको आप लिख लीजिए, ये है एम्पियर के नियम का समाकल रूप। याद रखना आपको हर समय, समाकलन रूप, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट ds। अब यहां पर एक छोटी चीज आप और समझिए, ये जो J लिखा है मैंने J, ये J बेसिकली क्या है, धारा घनत्व है। आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट होगा वो, मैक्सवेल्स इक्वेशन। वहां पर आप ध्यान रखना कि ये जो धारा घनत्व है, ये धारा घनत्व जो J है, वो बेसिकली जो मुक्त धारा होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि देखो धारा कैसे बनती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से बनती है। अगर मैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करता हूं, वापस से सुन लीजिए, अगर मैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की बात कर रहा हूं, तो उससे संबंधित जो धारा घनत्व होता है वो होता है JF। उसको मैं आगे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, JF। F का मतलब हो गया करंट डेंसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और एक धारा घनत्व आपके और आएगा JD, वो सब आगे आएंगे, और क्या होगा कैसे होगा मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि दो प्रकार है धारा घनत्व आपको आगे देखने को मिलेंगे, JF और JD। D जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा के कारण जो घनत्व होगा वो कहलाएगा JD, ठीक है। क्या है, आगे आ जाएगा। यहां पर जो J लिखा है, अब मैंने यहां पर कोई JF JD तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना एम्पियर के नियम में आपने जो J लिखा है ये इनबिल्ट क्या है, JF ही है। आपको F अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप एक काम ये जरूर कर सकते हो कि जो आपने ये J लिखा है, इस J के लिए आप यहां लाइन लिख दीजिए। J यहां पर आप एक लाइन लिखिए, आप J क्या है उसको आप नोट कीजिए, मैं लिख देता हूं एक बार, यहां पे आप लिख लीजिए J क्या है, यह मुक्त धारा यानी फ्री करंट, मुक्त धारा या कंडक्शन करंट, चालन धारा से संबंधित है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सिर्फ इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि जब आगे आप मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ोगे तो वहां पर ये डिफरेंशिएट होगा। वहां पर मुक्त धारा कारण आप जो J लिखोगे वो कुछ अलग होगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट जो विस्थापन धारा होगी उसके कारण J लिखोगे वो कुछ अलग होगा, वो सब आगे आएगा। तो आपको पता चल गया दो प्रकार के JF देखने को मिलेंगे, JF और JD। JF है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण जो धारा है उससे संबंधित है, और JD जो विस्थापन धारा है उससे संबंधित है। और यहां पर जब आप मैक्सवेल के एम्पियर के नियम का समाकलन रूप पढ़ रहे हो तो वहां पर जो आप J लिख रहे हो, उस J को मैं वैसे तो अलग से कुछ नहीं दर्शा रहा हूं, लेकिन ये जो J है वो बेसिकली JF है। याद रखना ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा घनत्व है वही है। तो याद हो गया, इंटीग्रेशन फॉर्म क्या हो गया, इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू इंटीग्रेशन J डॉट ds। तो ये हमने अवकल रूप निकाल लिया, सॉरी समाकल रूप निकाल लिया। अब अवकल रूप निकालना है। अवकल रूप निकालने के लिए हम सिंपल सा काम करेंगे, स्टोक्स का कर्ल थ्योरम काम में ले लेंगे। और स्टोक्स का कर्ल थ्योरम क्या कहता है मुझे बताइए, वो क्या करता है, वो बेसिकली पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन में या रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में बदलता है। तो यहां पर देखिए आपके पास जो B डॉट dl है ये क्या है, ये रेखा समाकलन है।
तो अगर इसको मान लीजिए मुझे पृष्ठ समाकलन लिखना है तो मैं क्या कर दूंगा, डेल क्रॉस बी डॉट डीएस। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत आसान है। तो लिख लीजिए, देखो आगे आप लिखिए, सॉरी आप लिखिए स्टोक्स के कर्ल प्रमेय से, फ्रॉम स्टोक्स कर्ल थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बहुत आराम से बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, ये तो एस पर ही होगा, पृष्ठ समाकलन एस पर होगा, और ये हो जाएगा डेल क्रॉस बी डॉट डीएस। ये आप आराम से जानते हो, ये स्टोक्स कर्ल थ्योरम आपने काम में ले रखा है, नहीं लिया है तो वापस एक बार जो हमारा फर्स्ट यूनिट है जिसमें ये टॉपिक डाल रखा है उसको आप वहां से आराम से देख लीजिए। स्टोक्स कर्ल थ्योरम से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में या पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपने गाउस के नियम के अवकल समाकलन रूप पढ़े थे तो वहां पर हमने गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम काम में लिया था, और वो क्या करता था, वो आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में और पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में कन्वर्ट करता था। तो ये इसको कर रहा है। तो बस बहुत आसान है, अभी समीकरण का आप यूज कीजिए। देखो समीकरण 2 व 3 से, 2 आपकी क्या थी, 2 थी बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू इंटीग्रेशन जे डॉट डीएस। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो इंटीग्रेशन डेल क्रॉस बी डॉट डीएस, ये म्यू तो यूं का यूं, और ये जे डॉट डीएस ये एस पर, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 4। अब जब इस इक्वेशन की हम एक तरह से आप देखो एनालॉजी को देखते हैं, ठीक है ना, तो ये समाकलन जैसे हटेगा तो इसका क्या रूप बन जाएगा मुझे बताइए, डेल क्रॉस बी म्यू जे, ये रूप बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे बताइए आप, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे, ठीक है। और ये आपका क्या है, देखो ये डेल ऑपरेटर भी एक अवकल संकारक है, तो ये पूरी इक्वेशन किस में, एक अवकल संकारक या डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में, यहां पर समाकलन कहीं नहीं है। तो ये आया कहां से, ये आया है आपके एम्पियर के नियम से आया है। तो ये जो रूप है, ये जो फॉर्म है, इसको हम कह देंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ या एम्पियर के नियम का अवकल रूप। तो लिख लीजिए, और याद रखना आपको हर समय ये पूरा का पूरा एम्पियर के नियम का अवकल रूप, तो याद हो जाएगा। वापिस एक बार सुन लीजिए, बहुत आसान है। सबसे पहले आप एम्पियर के नियम को लिखिए, एम्पियर के नियम को लिखने के बाद आपको धारा घनत्व जे को परिभाषित करना है, और जे की सहायता से आपने कुल धारा परिभाषित कर दी, वो क्या थी, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डीएस। जो भी आपका बंद पथ है उससे परिबद्ध जो क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाली कुल धारा को हम कैसे लिखेंगे, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा इंटू डीएस, और उसका कर दीजिए आप इंटीग्रेशन। तो वहां से आपके, और जब उसका यूज करोगे तो वहां से आपके एम्पियर के नियम का समाकल रूप आ जाएगा। और फिर जैसे ही आप स्टोक्स का कर्ल थ्योरम काम में लोगे, जिसकी सहायता से हम इस रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में बदलेंगे, तो ये एक इक्वेशन और आएगी, क्या, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जे, वो आपका हो जाएगा एम्पियर के नियम का अवकल रूप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये जितने भी टॉपिक एम्पियर्स नियम आप मान के चलो एग्जाम में आएगा, एम्पियर्स लॉ है वो आएगा आएगा, एम्पियर के नियम का स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, ये अवकल समाकलन रूप भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोनों याद रख लोगे आप। वापिस से मैं यहां लिख देता हूं, क्या क्या था, समाकलन रूप तो था आपका बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू, ये एस पर था, जे डॉट डीएस, और ये जो था आपका डेल क्रॉस बी वो किसके बराबर था, म्यू जे के बराबर था, ये अवकल और ये समाकल। अब म्यू क्यों लिया, क्योंकि हम किसी माध्यम की चर्चा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए निर्वात होगा तो म्यू की जगह आप क्या लिख दोगे, म्यू नॉट लिख दोगे, तो याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने बता दी। अब इस लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको यह पता है कि चाहे कर्ल हो चाहे डाइवर्जेंस हो, वो हमेशा हम किसका निकालते हैं, किसी न किसी वेक्टर फील्ड का निकालते हैं। तो हमने डाइवर्जेंस ई भी निकाला था, हमने कर्ल ई भी निकाला था, आपको पता होगा, डेल क्रॉस ई भी निकाला था, और डेल डॉट ई भी निकाला था। वो क्या क्या थे वो सब आपको वहां पता है। अब यहां पर हम एक काम करेंगे, डेल क्रॉस बी भी निकालेंगे और डेल डॉट बी भी निकालेंगे। तो डेल क्रॉस बी तो आपने निकाल लिया, वो किसके बराबर है, म्यू जे के बराबर है। अब हमारा नेक्स्ट काम होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ बी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल डॉट बी। बहुत सिंपल सा है, 2 लाइन का है, लेकिन इस 2 लाइन का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। छोटे क्वेश्चन के रूप में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि डाइवर्जेंस बी की भौतिक सार्थकता को समझाइए, डिफाइन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस बी। ठीक है, अब वो हम निकालेंगे कैसे, वो निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आगे वैसे मैंने हेडिंग लिख दी है, हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि इस डाइवर्जेंस बी की क्या वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है। अब देखो, आप लोगों ने जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने जब आपको ये डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट सब बताए थे, तो किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस हम कैसे निकालते हैं, किस रूप में निकालते हैं, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था। डाइवर्जेंस हमेशा हम क्या करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी को हम पढ़ते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या था मुझे बताओ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो E डॉट ds क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। उसी प्रकार से जब मैं B डॉट ds लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स बेसिकली क्या है, आपको पता है कोई भी जो सदिश क्षेत्र होता है उसको हम लाइंस की सहायता से दर्शाते हैं। तो किसी भी आयतन से, और आयतन कैसे बनता है, कोई भी आयतन बनेगा, पृष्ठ जब क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, क्लोज सरफेस होंगे, उससे वॉल्यूम बनेगा। तो उस आयतन से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, कुछ अंदर आएगी कुछ बाहर जाएगी, तो वो जो अंदर बाहर का सिस्टम होगा, रिजल्टेंट निकलेगा, वो हो जाएगा उसके फ्लक्स को दर्शाता है। तो एक जो टर्म आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, देखो B डॉट ds, ये B डॉट ds बेसिकली क्या है मुझे बताइए आप। B डॉट ds है चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आयतन से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं। फिर आपने डाइवर्जेंस की परिभाषा कैसे लिखी थी, आपने इस तरह से छोटे छोटे आयतन लिए, तेरे सभी से कैलकुलेट किया था, वो मैंने पूरा डिटेल में बताया है। और उसकी जो डेफिनेशन लिखी थी वो क्या लिखी थी कि कोई भी मान लीजिए आपके पास आयतन है dv, उससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, और उस आयतन का जब उसमें आप डिवाइड कर देते हो तो वो जो राशि निकल करके आती है वही आपकी क्या कहलाती है, डाइवर्जेंस कहलाती है। ये देखो मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं, या उसको हम पूरा नहीं देखेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कि डाइवर्जेंस बेसिकली होता क्या है, तो उसके लिए आप जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डाइवर्जेंस को मैंने कैसे समझाया पूरा डायग्राम बना के, उसको एक बार जरूर आप वापस सुन लीजिए। मैं तो यहां पर सीधी डेफिनेशन लिखने वाला हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो वहां से आप इसको क्लियर कर लीजिए। तो देखिए मैंने परिभाषा क्या लिखी है, कोई भी सदिश क्षेत्र उसका डाइवर्जेंस को कैसे लिखते हैं, डाइवर्जेंस बी या डेल डॉट बी, उसको हम लिखते हैं लिमिट dv टेंड्स टू 0। और ये dv क्या, एक अल्पांश आयतन था, और उसकी परिभाषा थी आयतन dv को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ निर्गत फ्लक्स अपॉन dv। ये परिभाषा आप वहां से देख लीजिएगा। तो अब देखिए, तो डाइवर्जेंस बी मुझे बताइए क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस बी आपका हो जाएगा, फ्लक्स को हम कैसे लिखते हैं, b डॉट ds अपॉन dv। इसी तरह से तो हम लिखते हैं फ्लक्स को, और लिखने का क्या तरीका होगा मुझे बताइए आप। लिमिट तो लिख ही दीजिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट dv टेंड्स टू 0, ये हम ऐसा लिखते हैं फ्लक्स को। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान से समझिएगा, हमने E डॉट ds भी लिखा था, उस एनालॉजी को पकड़िए आप। हमने इस तरह से E डॉट ds भी लिखा था, और हम इस प्रकार से B डॉट ds भी लिख रहे हैं। दोनों ही चीजें क्या दर्शा रही है, फ्लक्स को दर्शा रही है। फ्लक्स का मतलब हो गया चुंबकीय बल रेखाओं के प्रवाह को एक तरह से दर्शा रही है। अब आपको पता था कि जब हमने विद्युत क्षेत्र की बात की थी तो वहां पर, और ये बल रेखाएं बेसिकली काल्पनिक होती है, जब हमने विद्युत क्षेत्र की बात की थी तो आपके पास एक प्लस था एक माइनस था। प्लस के कारण रेखाएं क्या थी, इस तरह से दूर जा रही थी, और माइनस के कारण क्या थी, रेखा इस तरह से अंदर आ रही थी। ये आपको पता है, ये एक तरह से सोर्स का काम कर रहा था, ये एक तरह से सिंक का काम कर रहा था। सोर्स मतलब जिससे कुछ उद्भव हो रहा है, सिंक मतलब जहां पर कुछ आ रहा है। ये आपने बल रेखाएं पूरी बना के देखी थी। तो उसी प्रकार से यहां पर भी बल रेखाएं होगी। विद्युत क्षेत्र के लिए हमने कहा था प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस पर आके खत्म होती है। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो आपको पता होगा इसके दो पोल होते हैं NS, और आपने एक लाइन वहां यह भी लिखी थी कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो खुले वक्र के समान होती है। इन चीजों को नोट कीजिए आप, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के समान होती है, ओपन कर्व होती है। ऐसा नहीं है कि जहां से शुरू हुई वापस वहीं आके समाप्त हो गई, नहीं, एक बार शुरू हो गई तो वो आगे तक चलेगी, वापस ऐसा नहीं वहीं पर आके समाप्त होगी। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो बंद वक्र के समान होती है। इन दोनों चीजों को आप नोट कर लीजिए एक बार साइड में कहीं पर, मैं जो लाइन बोलता हूं आप लिख लीजिए, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के समान होती है। ठीक है, नोट कर लिया। और नीचे एरो लगा के लिख लीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के समान होती है। बंद वक्र मतलब कैसे, वो N से शुरू होती है और S पर आकर के समाप्त हो जाती है। N से शुरू होती है और S पे आके समाप्त हो जाती है, इस तरह से चलती है। ठीक है, तो जब वो बंद वक्र के समान है तो सपोज कीजिए आपको, मान लीजिए आपने कह दिया N से शुरू हो रही है, S से आ रही है, तो जितनी N से निकलेगी उतनी S में प्रवेश कर जाएगी। तो अगर मुझे रिजल्टेंट फ्लक्स देखना हो तो वो तो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिजल्टेंट फ्लक्स कभी जीरो नहीं था। जीरो हो सकता है कब, जब जितनी जा रही है उतनी आ रही है, तब तो जीरो हो सकता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेकिन इन जनरल कभी वो जीरो नहीं था। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स की जब हम बात करेंगे तो वो तो हमेशा जीरो ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति में चुंबक का जो आप कह रहे हो अस्तित्व उसी प्रकार से है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के समान होती है, जितनी N से निकलेगी उतनी उतनी S में प्रवेश कर जाएगी। तो यहां पर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए।
आप लिखिए यहां पर चूंकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र, आप लिखिए चूंकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के समान होती है, इसलिए बंद वक्र के समान है तो फ्लक्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या दर्शाता है, चुंबकीय बल रेखा के प्रवाह को दर्शा रहा है, कितनी जा रही है कितनी आ रही है। अगर जाने वाले को हम पॉजिटिव कहते हैं, आने वाले को नेगेटिव कहते हैं, तो अगर ज्यादा जा रही है तो उसका मान पॉजिटिव हो जाएगा, कम एंटर कर रही है तो उसका मान नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। लेकिन जितनी जा रही है उतनी एंटर कर रही है तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो गया, हमेशा जीरो। तो याद रखना चुंबक की फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। ये जो क्वांटिटी है बी डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस वो हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि चुंबक की बल रेखाएं बंद वक्र के समान होती है। ये टैग लाइन है, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। चूंकि चुंबक की बल रेखाएं बंद वक्र के समान होती है इसलिए आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, इसलिए आप लिख सकते हो बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस है उसका सबसे टैग लाइन इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली लाइन है, क्योंकि ये तो परिभाषा है, ये तो आपको लिखनी है। कोई भी सदिश क्षेत्र उसके डाइवर्जेंस को हम ऐसे ही परिभाषित करते हैं और फिर इसको स्पेसिफाई कैसे किया कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के समान, तो बी डॉट डीएस क्या हो गया, जीरो हो गया। अब बी डॉट डीएस जीरो है तो यहां से इसको जीरो करूंगा तो डाइवर्जेंस बी मेरे को क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो आपको निकाला क्या था, डाइवर्जेंस बी का मान कितना होता है, तो आपने क्या निकाल लिया, डाइवर्जेंस बी सदैव जीरो होता है। कोई भी परिस्थिति हो डाइवर्जेंस बी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे सब चीजें आएगी मैं और बताता चलूंगा। तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब इसको आपको करना है इंटरप्रेट, समझाना है इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो क्या दर्शा रहा है। देखो डाइवर्जेंस बी जीरो क्यों आया मुझे बताइए। डाइवर्जेंस बी इसलिए जीरो आया क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के समान थी, इसलिए उसके कारण फ्लक्स जीरो था। बंद वक्र के समान का मतलब क्या हो गया, वो एन से शुरू होकर के एस पर आकर के समाप्त हो रही है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज निकलती है कि कोई भी आपके पास मैग्नेट है, चुंबक है, उसके कभी भी स्वतंत्र ध्रुवों का अस्तित्व नहीं हो सकता। मैं समझाऊंगा अभी क्या है। देखिए ये आपके पास एन और एस क्या होते हैं, मैग्नेट के पोल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एन और एस क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक पोल्स। क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक पोल्स या चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव। मुझे बताइए बंद वक्र कब संभव होगा, जब एन और एस दोनों साथ हो। अगर केवल एन होता तो मुझे बताइए क्या बंद वक्र संभव था, नहीं था। ये बंद वक्र तभी संभव है जब एन और एस दोनों क्या हो, साथ हो। तो कहने का मतलब है कि कभी भी एकल ध्रुव का अस्तित्व कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा किसी चुंबक में केवल एन पोल होगा या केवल एस होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में चुंबक बनी इस प्रकार से है, उसके कारण जो बल रेखा है वो बंद वक्र के समान है, और वो तभी संभव है जब दोनों पोल एक साथ हो। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष क्या निकल गया, उसको आप नोट कर लीजिए। डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो क्या मतलब हो गया, आप लिख लीजिए, मैं एक लाइन यहां पर लिख ही देता हूं, आप लिख लीजिए। अर्थात प्रकृति में स्वतंत्र एकल ध्रुवों का अस्तित्व संभव नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल रिजल्ट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग से एन या अलग से एस मिलेगा, हमेशा एन एस साथ मिलेंगे। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा। मान लीजिए कोई मैग्नेट है इस प्रकार से, इसको आपने ऐसे ब्रेक कर दिया तो क्या ऐसा थोड़ी होगा कि एन अलग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं। अगर आपने ब्रेक भी किया है तो ये एन और एस बन जाएगा और इधर भी आपका एन और एस बन जाएगा। कभी भी एन एस अलग नहीं होंगे, हमेशा किसी भी मैग्नेट में एन और एस हमेशा साथ होंगे, और इसी वजह से साथ है तो बंद वक्र बन रहा है। बंद वक्र है तो डाइवर्जेंस आपका बी डॉट डी एस जीरो है, और बी डॉट डी एस जीरो है, इसका मतलब डाइवर्जेंस बी क्या है, जीरो है। और डाइवर्जेंस बी जीरो ही क्या दर्शा रहा है, डाइवर्जेंस बी जीरो ही क्या दर्शा रहा है कि कभी भी स्वतंत्र एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होगा। जबकि आवेश में अगर आप बात करते हो तो आपके पास इंडिविजुअल पॉजिटिव क्यू हो सकता है, इंडिविजुअल नेगेटिव क्यू हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लस क्यू है तो साथ में माइनस क्यू होगा ही होगा, नहीं। केवल प्लस क्यू भी हो सकता है, केवल माइनस क्यू भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हमने पढ़ा है ना, बिंदु आवेश पढ़ा है, फिर हमने डाइपोल द्विध्रुव पढ़ा है, फिर हमने क्वाड्रपोल चतुर्ध्रुव पढ़ा है, वो सब संभव है। लेकिन मैग्नेटिज्म की जब हम बात करेंगे तो वहां पर जो मिनिमम होगा वो आपका डाइपोल ही होगा, मोनोपोल कभी नहीं होगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोनोपोल का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। स्वतंत्र एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं, या मैग्नेटिक मोनोपोल का कभी भी अस्तित्व नहीं होता है, हमेशा एन और एस दोनों साथ होंगे।
तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस, जिसका मैंने आपको बता दिया है। ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है, डाइवर्जेंस B इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, आपसे ऐसा पूछा सकता है कि डाइवर्जेंस B इज इक्वल टू 0 लिख करके ऐसा पूछ ले, डाइवर्जेंस B इज इक्वल टू 0 की भौतिक सार्थकता को समझाइए। छोटा पूछेंगे, बड़ा नहीं पूछेंगे। या चुंबकीय क्षेत्र के डाइवर्जेंस की भौतिक सार्थकता को समझाइए। तो आप पहले डाइवर्जेंस की परिभाषा लिखिए, फिर वो लाइन लिखिए कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के समान है, तो B डॉट ds 0 और B डॉट ds 0 है तो डाइवर्जेंस B 0, और डाइवर्जेंस B 0 है तो वो क्या दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है कि प्रकृति में स्वतंत्र एकल ध्रुवों का अस्तित्व संभव नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो इस लेक्चर में हमने एम्पियर के नियम के अवकल तथा समाकलन रूप को समझा और चुंबकीय क्षेत्र के डाइवर्जेंस के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे और इस क्रम में आपका ये मैग्नेटोस्टैटिक्स है वो आगे चलता रहेगा। ध्यान आपको एक चीज रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ आप क्या करते रहिए, इसको एनालॉजी को मैच करते रहिए ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।